आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव ने झीरम घाटी जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने पिछली सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ खास कहा टीएस सिंहदेव ने। राष्ट्रीय जगत विजन में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान। और बाबा साहब, आज राष्ट्रीय जगत विजन में आप से विशेष चर्चा के लिए आए हैं। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस काफ़ी लंबे समय के बाद जब कांग्रेस आई और उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों ने माहौल बनाया था, जिस तरीके से आपने मेहनत करी थी, उसके बावजूद आप लोगों ने नहीं संभाल पाए, क्या लगता है? इसमें दो चार फैक्टर है। कुछ हम लोग वैसा साथ नहीं रह पाए और दिखने की ज़रूरत थी कि सब साथ हैं, वो मैसेज शायद नहीं जा पाया। कैडर हमारा जो था, कार्यकर्ता थे, ये निराश हो गए। इनको ऐसा लगा कई जगह कि पता नहीं हम सरकार के हिस्से हैं कि नहीं, वो थोड़े से दूर हो गए। फिर जो हम लोग को नुकसान हुआ, ये छत्तीसगढ़ को तीन हिस्से में अगर आप देखें, एक ट्राइबल बेल्ट मान लीजिए, बस्तर और सरगुजा की 26 सीटें हैं। शहरी क्षेत्र मान लीजिए, जहाँ या तो पूरी की पूरी आबादी नगरीय निकाय में है या 50% से ज़्यादा है, ऐसे 20 सीटें हैं। तो ये 26 बस्तर और सरगुजा की और 20 सीटें शहर की, 46 मान लीजिए। ये आधा छत्तीसगढ़ और आधा छत्तीसगढ़ ग्रामीण परिवेश। बस्तर में सर्व आदिवासी समाज साथ नहीं रह पाया। उनने अंततः एक पार्टी बना ली, खड़े भी हो गए, कई जगह चुनाव भी उनने लड़ा। वहाँ अल्पसंख्यकों के, आदिवासी अल्पसंख्यकों के मुर्दों के गाड़ने को लेके जैसे इशू बने, उसमें उनमें काफ़ी नाराज़गी थी, जो पूरे छत्तीसगढ़ में उसका हमको नुकसान हुआ। एक आबादी कम है, क्रिश्चियन समाज की आबादी कम है, लेकिन बस्तर में जिस तरह से हुआ उसका नुकसान भाजपा को नहीं, कांग्रेस को हुआ। कर रहे थे भाजपा से जुड़े हुए संगठन, लेकिन इनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारा कोई नहीं है, तो इसका हमको काफ़ी नुकसान हुआ। सरगुजा में एक अलग इशू था। वहाँ वो चर्चा, इतनी ज़्यादा चर्चा मीडिया में चल गई, 2.5 साल वाली इतनी ज़्यादा चर्चा चल गई कि वो लोगों को ऐसा लगा कि ये होने वाला है, और फिर नहीं हुआ। तो उसका समझिए कि सबका मन थोड़ा दबसा गया। फिर ये 26 सीटों की कहानी हो गई। इन 26 सीटों में से 25 सीट कांग्रेस जीती थी 2018 में, अब की 4 जीती, यानी 21 सीट हमारे यहीं कम हो गए। शहरी क्षेत्रों में जिनको हम सुविधा के लिए 20 सीट मान लें, ये 20 सीट में से 16 सीट कांग्रेस जीती थी, अब की 3 सीट जीती। तो शहरी क्षेत्रों में जो हम उपस्थिति एक बेहतर विकल्प के रूप में 2018 में बना सके थे, 2018 के चुनाव के पहले, वो स्थिति हम मेंटेन नहीं कर पाए। यहाँ हमको झटका लगा। बाकी सीटें अगर आप 44 सीटें देखते हैं, तो उन 44 सीटों में हम 27 सीट जीते थे, तो यथास्थिति लगभग रही। अब की 28 सीट जीते। और नुकसान कहाँ हुआ? 13 सीट शहरी, 21 सीट वहाँ, 34 सीट आपकी कम हो गई, 1 सीट ग्रामीण में बढ़ी, तो 33 सीट कम हो गई। 68 से हम 35 पे आ गए। कहीं ना कहीं आप लोग जिस तरीके से 70 पार ये बोलने लगे थे, और 75 पार यानी ये कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्साह, ऐसा सब कोई कहते हैं हर चुनाव के। अभी भी हमने देखिए पार्लियामेंट में सुना 400 पार, तो वो भी नतीजा वैसे ही कुछ हो गया। मैं कहता भी था कि ये 75 वाली बात वहाँ ना लागू हो जाए, ऐसा लगता तो नहीं था, लेकिन हुआ। यहाँ भी ऐसा नहीं लगता था। 75 तो कहने की बात थी, लेकिन मेरे भी मन में था कि 50-52 सीट, 54 सीट तो आएंगी ही, गवर्नमेंट बनेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं हारूंगा, कम वोट से जीतूंगा, ये तय था कि कम वोट से जीतूंगा, लेकिन हारूंगा मैं भी नहीं सोच पाया था। और उसी तर्ज पे कई सीटों में, और जब ज़्यादा सीट की बात होती है तो कभी कभी ये भी बात आ जाती है एक आध सीट में कि जीत तो रही हैं, यहाँ इसको हरा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हराने वाली बात है। जब हमेशा ये चर्चा रहती थी कि अधिकारी हराने में लगे थे आपको। अधिकारियों का मैं उतना तरजीह नहीं देता।
वो ओपिनियन मेकर हो सकते हैं, पर अधिकारियों के हाथ में हराना जिताना नहीं है। राजनीतिक, ये मेरे फादर भी एक आईएएस ऑफिसर रहे, चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर किए। उस बात को भी ध्यान में रख के मैं कह रहा हूँ कि इनका प्रभाव क्षेत्र रहता है, एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी रहती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत कम ऐसे अधिकारी होंगे जो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो अधिकारियों का काम की डिलीवरी में प्रभाव पड़ता है कि वो काम कैसा कर रहे हैं, जब लोग उनसे मिलने आते हैं बर्ताव कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकार की छवि पे प्रभाव डालता है। अधिकारी ने अच्छे से बात नहीं की तो वो जो पार्टी सरकार में है उसके नंबर कटते हैं। बर्ताव अधिकारी ने किया, किसी को झटके से बोल दिया नहीं हो सकता काम, चले जाइए, तो वो नुकसान होता है। अगर अधिकारी काम अच्छे से करके डिलीवर करके देते हैं तो सरकार को नंबर मिलते हैं, वहाँ अधिकारी का योगदान है। जब आपका लेटर जाता तो लोग बोलते कि दूसरे मंत्रियों का लेटर लेकर आए, ये बात आती थी सामने। वो व्यक्तिगत हो गया। जैसे अगर ऐसी कोई बात है तो मैं टारगेट हुआ तो उसका नुकसान देखिए, सरगुजा संभाग में एक भी सीट नहीं आई। अगर सरगुजा संभाग से जुड़े हुए लोग, हार जीत कितने से होती है, 2-4-5 हज़ार वोट से आगे पीछे में हार जीत हो जाती है। 5,000 वोट उधर से इधर हो गए तो हार हो गई या जीत हो गई। तो वो स्थिति को अगर आप देखेंगे, वैसा अगर किया जाएगा तो नुकसान होता है। कहीं ना कहीं चिंतामणि महाराज, जब आपने चिंतामणि महाराज को लेकर आए थे तो काफ़ी लोग काफ़ी खुश हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता थे, तो वो तवज्जो नहीं दी गई और वो भी शायद कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाने लग गए थे। क्या लगता है कि चिंतामणि महाराज भी टारगेट थे? नहीं, चिंतामणि महाराज, अब वो कहना नहीं चाहिए लेकिन आपने पूछा तो ग्रुप पॉलिटिक्स में जिसको कहते हैं, पहले हम लोग के साथ जुड़े हुए थे, फिर मेरे से कुछ अलग हो गए तो दूरी हो गई। लेकिन उनकी टिकट के लिए भी जब आखिरी में हम लोग बैठे थे, भूपेश जी थे, महन जी थे, दीपक भाई थे, मेरे को भी बुला लिया था छत्तीसगढ़ सदन में, दिल्ली में हम लोग बैठे थे। जो शेष टिकटें बची थी उनको फाइनल करना था, तो हम लोग चारों ने बैठ के फाइनल कर लिया था। तो उसमें चिंतामणि जी को टिकट ओके था, मेरी उपस्थिति में भी ओके था। जो गुट है, ये है, बन रहा है नहीं बन रहा है, वो अपने जगह थी। लेकिन वहाँ मुझे ऐसे नहीं दिख रहा था कि और कौन जीतेगा, ये भी नहीं जीतेंगे, ऐसा माहौल था कि चिंतामणि जी भी नहीं जीत रहे हैं। लेकिन अगर टिकट बदल भी देंगे तो जीता हुआ कैंडिडेट मेरे को नहीं दिख रहा था सामरी विधानसभा से। तो उन परिस्थितियों में, और बाकी इनका जो प्रभाव हो सकता है, गहला गुरु परिवार के हैं, इनके अनुयायी भी रहते हैं, कई जगह अंचल में इनके आश्रम से जुड़े हुए लोग भी रहते हैं, तो इनका रहना टिकट उस नाते मैंने ओके कर दिया था। ग्रुप अपनी जगह, मेरे से अब कितना उनका वैसा संबंध है राजनीतिक, कितना उनने संबंध रखा, लेकिन परिस्थिति आखिरी आते आते ऐसी हुई, एक आध सीट में इधर उधर हो गया, उसमें उनका सीट प्रभावित हो गया, तब उनकी किस्मत देखी। विधायक का चुनाव लड़ते तो मेरे को लगता है कि हारते, और नहीं मिला, भाजपा ने उनको सांसद का टिकट दे दिया, वो जीत गए। जिस तरीके से लगातार एक चीज़ सामने आ रही थी, गुटबाजी बहुत हावी हो गई थी इस 5 साल में, बोलना चाहिए एक दूसरे की टांग खींचने लग गए थे। ऐसे ऐसे बयान आते थे कि लोगों को लगने लगा था कि 2.5 साल तो एक तरफ, ये भी बोलने लगा था कि जिन्होंने जिताया उनको कमान नहीं मिली। तो क्या कहीं ना कहीं पब्लिक में इसमें नाराज़गी थी? ये आंकना मुश्किल रहता है, लेकिन आखिर हम नहीं जीते तो क्या कारण है। जब विश्लेषण करते हैं तो एक एक चीज़ को आदमी फिर पकड़ता है कि अरे यहाँ ऐसा हो गया, बस्तर में जैसे मैंने बताया वहाँ ऐसा हो गया। बस्तर की जो परिस्थिति है, हम लोग मानते हैं ट्राइबल ओबीसी का भी द्वंद्व एक रहता है, ट्राइबल एरिया में ट्राइबल ओबीसी का द्वंद्व रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्राइबल हमसे दूर हो गए, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। शहरों में कोई दूसरा फैक्टर, जो बच्चों का इम्तिहान हुआ, अब वो गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, जो प्रदेश सर्विस कमीशन के जो हमारे इम्तिहान हुए, उसमें एकदम से ऐसा माहौल, बच्चों में एक नाराज़गी सी आ गई। तो कई ऐसे फैक्टर चुनाव के पहले हो गए। महादेव ऐप ऐन मौके में उठा दिया गया, तो शहरी क्षेत्रों में ये सब बात का हो सकता है कि ज़्यादा प्रभाव पड़े। महादेव ऐप का क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन चुनाव के समय उठा और आखिर हम नहीं जीते।
तो कारणों में एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे 8 10 20 कारण जुड़ के फिर हो नहीं, जाता है। कारण में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 508 करोड़ रुपए देने की बात जो आई थी वीडियो में, महादेव ऐप में काफ़ी बड़े बड़े लोगों का नाम था, खुद मुख्यमंत्री जी का नाम था इसमें, उन्होंने लिया। भले रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, ये विवेचना में है। वो प्रचार था। मैं उसको हमेशा ये मानता हूँ कि देखिए, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 2G स्कैम, कोल स्कैम, और ऐसा प्रचार हुआ कि बस ये तो फंस गए इन लोग, बहुत बड़ा स्कैम में फंस गए। क्या हुआ, 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अभी भी हैं। अब तो अगर गड़बड़ी हुई थी तो कांग्रेस बचा रही थी, तो इन लोग को तो पकड़वा देना था। क्या हुआ? तो वो ये प्रचार वाली चीज़ों में से ये महादेव ऐप को भी मैं मान रहा हूँ कि पकड़ा दो। लोगों ने पकड़ ली बात कि बड़ा घोटाला हुआ, बड़ा घोटाला हुआ, 2G स्कैम, ये वो पकड़ गई बात। बोफोर्स स्कैम पकड़ गई। राजीव गांधी जी की मृत्यु उपरांत सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि वो निर्दोष हैं, पर उनका तो कैरियर प्रभावित हो। मिस्टर क्लीन के ऊपर आपने दाग लगा दिया। तो ये महादेव स्कैम अभी मैं तो उसी कैटेगरी में। नहीं, मगर एक चीज़ और दिखाई गई कि कोल स्कैम की अगर हम बात करें तो IAS लॉबी उसमें अंदर है, अभी भी अंदर है, तो उसमें सारी चीज़ें कोई ना कोई बात होगी। तो जिनके जिनके नाम आए हैं तो उसमें एक्शन होना भी चाहिए। अगर कोई ऐसी बातें हैं तो बिल्कुल एक्शन होना भी चाहिए। और अभी भी देखिए, मेरे ख्याल से आरोप तक तय नहीं हुए हैं। अभी भी ईडी का वो जो कार्य करने का तरीका है कि आपने बंद कर दिया और वो चल रहा है मामला, चल रहा है मामला। सिसोदिया जी अभी छूट पाए 1.5 साल बाद, दिल्ली डिप्टी CM 1.5 साल बाद छूट पाए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोल स्कैम आपके पास हैं, 3 महीने के अंदर आप केस पोर्टफाइल इंक्वायरी पुटअप करिए और उनको सजा दीजिए। अभी तो ये खिंच रहा है, अभी तो खिंच रहा है। आपने तो बंदी बना लिया तो एक लगता है हाँ कि कुछ तो बात होगी। भाई यहाँ भी जैसे सिसोदिया जी का 1.5 साल हो गया, अंततः उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि चार्जशीट भी आपने बना के कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की। तो ये कोयला वाला भी उसी दिशा में जा रहा है। अगर आपके पास प्रमाण हैं कि ऐसा हुआ तो प्रस्तुत करिए और एक्शन लीजिए। गड़बड़ हुई है तो XYZ कोई भी हो, कार्रवाई होनी ही चाहिए, ये स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास नहीं है सबूत, अटकल में ही आप कर रहे हो, तो कानून वो रास्ता नहीं देता। 2100 करोड़ का जो मामला आया था, जो अगर हम शराब की बात करें, महापौर एजाज ढेबर के भाई का नाम उसमें प्रमुखता से लिया गया, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से तो जुड़े हुए हैं। उसमें भी अभी देखें 2 दिन पहले उनको बेल के आदेश हो गए। जब देखिए, हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 है। हर व्यक्ति को मालूम है कि सब सफ़ेद नहीं है, काली के धब्बे छींटे हैं। जो हमने कानून बना रखा है, जिस संविधान के तहत हम चलते हैं, वो सबूत मांगता है। तो अगर गड़बड़ी हुई है तो जो जवाबदारी वहन करते हैं कि हमको गलत को पकड़ के सजा गलत करने वालों को देनी है ताकि आगे ऐसा ना हो, और कोई राशि रिकवरी की बात है, आप रिकवरी करिए, तो बीच में आप नहीं रख के चला सकते। बंद कर दिया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, या तो आप छोड़ो या फिर सजा दो, बंद नहीं। या तो आप छोड़ो या सजा दो। अभी क्या चल रहा है, बंद करके रखना। तो ना इधर की बात हुई ना उधर की बात हुई, और आपने सामने वाले को बंद कर दिया। और आपका संविधान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि बेल सामान्य प्रक्रिया है, जेल अपवाद है। एक चीज़ और देखा गया है, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष वो फरार है। वही बात है कि मान लीजिए कि उनके मन में ये बात आए कि चर्चाएं गर्म हैं, हवा है, उनकी शारीरिक स्थिति को देखिए, उनके तबीयत को देखिए, उनके उम्र को देखिए, जिस तरह से सबको बंद कर दिया जा रहा है, उनको भी बंद कर देंगे तो क्या होगा। जिनको बंद किया है उनका ही कुछ मिल के आप अभी तक उनको सजा नहीं सुना पाए। आदमी क्यों भाग रहा है?
अगर अपन मान रहे हैं कि भाग रहा है या मिल नहीं रहे तो क्यों भाग रहा है? क्योंकि सिसोदिया जी वाला मामला हो जाएगा। तो अगर अगर एक्शन होना है तो एक अलग कैटेगरी हो जाती है कि आपने तथ्य आपके हाथ में आए, बंदी बनाने की ज़रूरत पड़ी तो आपने सामने को बंदी बनाया या प्रस्तुत कर दिया केस, भागोगे नहीं, पासपोर्ट ले लिया, फलाना ये वो, आप देखो कि वो केस को प्रभावित नहीं करेगा, तब तक बाहर रहो। नहीं तो सज़ा पहली हो गई, निर्दोष हो गए तो उसके 1.5 साल तो सज़ा हो गई। ये नहीं होना चाहिए। तो राम गोपाल जी का मुझे जो लगता है कि उनकी जो तबीयत जैसी रहती है, बहुत अच्छी तबीयत नहीं रहती है, तो उनको मन में अगर ये आएगा कि मैंने कुछ ना भी किया है तो लेके पकड़ के मेरे को तो बंदी कर देंगे, तो ऐसे कुछ लोग हो सकता है कि इस कारण से। चर्चाओं का विषय है इस समय, आप काफ़ी लंबे समय से आप लगातार 10 दिन और फिर उसके बाद 3 दिन यानी 13 दिन आप दिल्ली में थे। कुछ चर्चाएं हैं कि आपको नई जिम्मेदारी दी जा रही है, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिम्मेदारी क्या होगी और कैसे उसको आप संगठित करेंगे? कांग्रेस जो बिखरी हुई कांग्रेस है उसको संगठित करने के लिए क्या जिम्मेदारी रहेगी आपकी? ये माने कि करीब लगभग 6-7 महीने चुनाव के परिणाम आए और चुनाव के परिणाम के बाद वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रही और उनके इलाज में ही हम लोग लगे रहे। अंततः वो 15 जून को नहीं रही। तो मेरा समझिए 6 महीना 7 महीना उनके साथ उनके इलाज में ही बीता। और पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारियां भी दी थी, मैनिफेस्टो कमेटी का मुझे संयोजक के रूप में जिम्मेदारी दी थी, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य के रूप में जवाबदारी दी थी, मैं इनमें भाग नहीं ले पा रहा था। 6 महीने तक मीटिंग की खबर भी आती थी तो मैं निवेदन करता था कि ऐसी स्थिति है। पार्टी ने पूरी संवेदनशीलता बरती और मुझे कहा कि नहीं, वो देखो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रियाक्रम के बाद जून महीना निकल गया। मैं दिल्ली उसी बाबत गया था कि ये परिस्थितियां अब निकल गई हैं, मैं पार्टी के लिए काम के लिए उपलब्ध हूँ। क्योंकि ना तो जो काम मुझे दिया गया था सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर के रूप में, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये सब के टिकट का हो रहा था, हर मीटिंग की खबर आती थी तो मैं सॉरी बोलता था। मैं शायद एक मीटिंग ही अटेंड कर पाया, बाकी किसी मीटिंग में नहीं जा पाया। अब वही पार्टी हाई कमांड ने बड़ी जिम्मेदारी दी और आप गायब। फिर मैनिफेस्टो कमेटी, ठीक है, मैं वहीं से जो मेरी जवाबदारी थी मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, सबसे संपर्क में था, काम चल रहा था, ड्राफ्टिंग हो रही थी, मैं वहाँ से देख रहा था, उसकी हिंदी और इंग्लिश अनुवाद करना है, लोगों से जुड़वाना है, वहाँ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, आजकल मोबाइल से और इस सब से भी कोऑर्डिनेशन हो ही जाता है। फील्ड में कुछ साथी थे, लड़के थे, उन लोग सबको जवाबदारी दी थी, लेकिन व्यक्तिगत मैं नहीं था। उस बाबत मेरे को दिल्ली जाना था और मैंने जाके दोनों चीज़ की इतने समय नहीं रह पाया, सॉरी। और अब मैं उपलब्ध हूँ, तो कोई भी जवाबदारी अगर पार्टी देना चाहेगी तो संगठन के लिए मैं उपलब्ध हूँ। तो यही बात थी। अभी जो गए थे 2 दिन दिल्ली में था, मेरे ख्याल से 12 तारीख को मीटिंग थी, 11 की रात को पहुँचा। ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उनने बुलाया था, तो उस दिन मिला, अगले दिन की फ़्लाइट लेके रायपुर आ गया। तो उनने जो चर्चा की उसमें वीरप्पा मोइली जी थे, सचिन पायलट जी थे, चौधरी जी थे, 1 to 1 बुला के बात हो रही थी। डिटेल में तो उचित नहीं रहता है बताना, लेकिन उनने शुरू में कहा कि इसके तो हमको काफ़ी फीडबैक आ गया है लोकसभा विधानसभा चुनाव का, कांग्रेस के आगे छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए आपके कोई सुझाव हैं तो बताएं। तो जो मेरे मन में था मैंने बताया कि ये ऐसा ये स्थिति है, ऐसा किया जा सकता है। कि क्या बोलेंगे, उन लोग तो खुद ही अनुभवी हैं, लेकिन अपने तरफ से बोलना है तो उतना बोल दिया था। तो दिल्ली का यहाँ तक ही बात है। जवाबदारी का है तो संगठन में कोई भी जवाबदारी मिल सकती है, और मैंने अपने तरफ से ये भी ज़रूर कहा कि ऐसी कोई भी जवाबदारी जिसको मैं निभा भी सकूं। अब मैं क्रिकेट खेल सकता हूं और मुझे कहा जाए कि आप हॉकी की टीम में आपको जगह देते हैं तो वहाँ नहीं खेल पाऊंगा। नहीं, वैसे एक फ़ोटो देखें, आप बहुत अच्छी हॉकी खेलते भी हैं।
नहीं, हॉकी तो अच्छी नहीं खेलता, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलता था। पर कहने का मतलब कि जहाँ मुझे लगता है कि मैं समय भी दे पाऊँगा और कारगर हूँगा, ये भी बात मैंने रखी कि मेरे को देखिए मैं चुनाव हारा हूँ, तो मेरे को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में टाइम देना होगा, क्षेत्र में टाइम देना होगा। सरगुजा संभाग 14 की 14 सीट हारे, तो ये पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ छत्तीसगढ़ में अगर कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा। उसके अलावा कोई भी काम ऐसा दिया जाए, पार्ट टाइम कोई भी काम दिया जाएगा तो यूथ के लिए आइकॉन रहे हैं आप, बहुत यूथ के लिए आइकॉन रहे हैं आप। सारे लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। कांग्रेस में कैसे करना चाहिए, इसे गठित करने के लिए? इसमें जो पार्टी के लिए सुझाव मांगा गया उसमें भी मैंने इसी बात को रखा कि अभी लोगों में ऐसा लगता है कि एक हताशा है जो वर्कर है, और स्वाभाविक है कि जब दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो परेशान भी करती है, इसका ये बंद कर दो, उसका ये हटा दो, उसको फलाना केस हो गया, ये हो गया, तो कार्यकर्ता का मनोबल ऐसे ही डाउन हो जाता है। एक तो सरकार में थे तो हमारा क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब तो सरकार के बाहर है तो पिटाई हो रही है। पहले तो काम नहीं हो रहा कि हमारी पूछ परख उतनी नहीं हो रही, हमको तो लग नहीं रहा कि हम सरकार में, अब तो लग रहा है कि विपक्ष में है। तो उसमें जब कार्यकर्ता का मन डाउन रहता है तो उसके साथ खड़ा रहने की ज़रूरत होती है। मेरी उपस्थिति अगर आज है तो मैंने अपने क्षेत्र में भी यही कहा कि हार के मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, तो मतलब मेरा यही था कि मैं महसूस कर रहा हूँ, और हार के बाद जैसा रहता है सब मायूस रहते हैं, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, अब क्या करेंगे, आगे क्या होगा, सरकार भी दूसरी हो गई और उस समय आप भी पीछे हो जाओ। तो मैंने वही कहा कि मैं रहूँगा, आप लोग के साथ रहूँगा। वोट मांगा था 4.5-5 साल के लिए काम करने के लिए, तो 4.5 साल आप लोगों के बीच में रहूँगा। और वही चीज़ छत्तीसगढ़ में भी लागू होती है कि अपन उपस्थित रहें। 2016 से 2018 तक की आपकी जो मेहनत थी, जनता ने उसे बहुत पसंद किया था। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि बाबा साहब कुछ करेंगे। क्या गलतियां हो गई थी जो वो चीज़ें नहीं कर पाए जो आपने वादा किया था? सरकार में आने के पहले कई वर्गों के जिनके आंदोलन भी चलते थे, सरकारी कर्मचारी थे, अन्य लोग थे, उनके पास हम लोग जाते थे और उनकी बातें होती थी। तो उसमें जो सरकार में रहते हुए हम लोग नहीं कर पाए, मैं मान लेता हूँ कि मैं नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वैसा देखिए तो घोषणा पत्र बनाने में भी मेरा नाम आगे था। तो लोग कहते भी थे कि नहीं तो आपने कहा था वो ये नहीं कहते थे कि कांग्रेस ने कहा था, वो मेरे को कहते थे कि मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते। वो डेलीगेशन आता था और कहता था कि हम नहीं जानते, हमने तो आपको देख के हमने, उनने किया हो चाहे ना ऐसा किया हो, लेकिन कहते यही थे कि आपने कहा था, हमने तो आपको देख के वोट किया, हमको आपकी बात पे वो बात था, विश्वास था। तो आदमी जवाब नहीं दे पाता। तो उस समय तो है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आपको नियमित करना था कर्मचारियों को, आप नहीं कर पाए। उसमें फिर अब ये बता दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का एक कोई ऐसा फैसला है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति पे किसी को लेते हो, अगर एडवर्टाइजमेंट में आपने ये नहीं लिया है कि 5 साल बाद हम रेगुलर कर देंगे, तो आप रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया, आप तो टेम्प्रेरी ले रहे हो। तो आपने कहा कि आप टेम्प्रेरी ले रहे हो, मैं क्यों अप्लाई करूं, बाबा ने तो कर दिया, वो बाबा की लग गई नौकरी। अब आपने तो नहीं ली नौकरी, अब बाबा कह रहे आप मेरे को रेगुलर करो, आप कह रहे हो कह रहे इनको कैसे रेगुलर करोगे। अगर रेगुलर के लिए बोलते तो मैं भी नौकरी में भरता, बाबा से मेरे ज़्यादा नंबर हैं। तो ये बात उसमें प्रशासनिक स्तर पे फंस गई। और जैसे अधिकारियों की बात आई तो अधिकारियों का बिल्कुल ये था कि किया ही नहीं जा सकता, लगता है किया जा सकता था, तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ। इसी प्रकार के कर्मचारियों से चर्चा में की गई बातों में, जहाँ नियमितीकरण की बात थी, कहीं और बातें थी, उनको हम नहीं कर पाए सरकार में। ब्यूरोक्रेट्स बहुत हावी हो गए थे कांग्रेस सरकार में, सिर्फ उन्हीं 4-5 लोगों के चलते थे, वो जो चाहते थे वो होता था। इसी में एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं थे। पत्रकार समय के हिसाब से आजकल ऐसा रहता है, कहीं दबाव बनता है, कहीं कुछ बनता है, कहीं अब एक अलग सी परिस्थिति बन गई है।
मीडिया में। क्या क्या बोल पाऊँगा मैं उसके लिए, लेकिन अधिकारियों का जहाँ तक है, फिर मैं दो भाग में अपनी स्थिति को देखूँगा। एक फील्ड में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ मेरा अनुभव अच्छा नहीं था, लेकिन विभाग में ऐसा इंटरफेरेंस मुझे कम दिखा। यानी अमूमन 90% से ऊपर 90-95% अधिकारियों के व्यवहार में मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो अनावश्यक अड़ंगा लगा रहे हैं। तो मैं अपना अनुभव में तो नहीं कह सकता कि अधिकारी वैसे हावी थे। एक अच्छे टीम वर्क से हम लोगों ने काम किया। कोरोना का समय था, उसको भी पार किया। पंचायत विभाग में भी जब थे तो आप देखें PMGSY की सड़कों के संदर्भ में देश में हम लोग टॉप में थे। हम लोग को 3 साल बोनस मिला कि जितना आपको टारगेट केंद्र सरकार देती है कि आप मांगते हो कि हम इतने 1000 किलोमीटर बनाएंगे, अगर आपने पूरा कर लिया और के लिए मांग के आप फंड देते हो, उसको आप करते हो, तो बोनस मिलता है। तो कभी 60 करोड़, कभी 80 करोड़, कभी 120 करोड़। तो 3 साल हम लोग को बोनस भी मिला। GST डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला, कई मुद्दों को दिल्ली ले जाना, वहाँ रखना। तो ऐसा नहीं था कि सीनियर अधिकारी या उसमें कोई ऐसा मैंने महसूस किया हो कि वहाँ अड़ंगा लग रहा है। फील्ड में ज़रूर स्थिति, जिले में, कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थिति ठीक नहीं थी। 11 में से एक आप ही थे जिसमें दिल्ली वाले आपकी बात सुनते थे, जिसकी तारीफ मोदी जी ने भी करे थे और मोदी जी की तारीफ आपने भी करा था। क्या था वो? तारीफ नहीं थी। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आए और मुझे भूपेश जी ने कहा कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो आपका विभाग से भी जुड़ा हुआ उनके कार्यक्रम का एक हिस्सा है, PWD का था, सड़कों का या रेल का था, और एक स्वास्थ्य विभाग का कुछ लॉन्च कर रहे थे, तो आप चले जाना। तो मैं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में गया था। वो हमारे मेहमान थे, और मेहमान ही नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री भी थे। उस नाते वो मंच नहीं होता है जिसमें आप राजनीतिक भाषण दें कि वो ऐसे हैं, मोदी जी खराब हैं, उनने ऐसा कर दिया। मेरा स्वभाव भी वैसा नहीं है। तो मैंने वही चीज़ कहा कि मेरा अनुभव जो विभाग में रहा है, मैंने अभी आपको, देखिए आपका सवाल बाद में आया, लेकिन PMGSY का मैंने पहले बोल दिया। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने, यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो रोड नहीं बनने दी। तो मैं कैसे बोलूँ कि रोड नहीं बन, मतलब उनने अड़ंगा लगाया। तो कोरोना की वैक्सीन की बात आती थी, लोग कहते थे कि ये तो पता नहीं कैसे बोल रहा है, कांग्रेसी है। लेकिन छत्तीसगढ़ को वैक्सीन की वो कमी नहीं हुई। हम मांगते थे और जितना हम खर्च कर पाते थे उसके ख़त्म होने के पहले वैक्सीन हम लेते थे, मिलती थी। तो वो एक टीम काम कर रही थी, कांग्रेस भाजपा नहीं थी। विश्व में महामारी थी, देश में महामारी थी, देश में एक टीम काम कर रही थी। वहाँ से उन लोग कुछ सामान देते थे, यहाँ पर हम लोग इंजेक्शन लगाते थे, लोगों तक राहत पहुँचाते थे। उसमें बाधा नहीं दिखी। तो मैं उसमें कैसे बोलूँगा कि उस बाबत। और लगभग 20-25 दिन या 1 महीने पहले जब मोदी जी आए थे और शायद गडकरी जी थे, तो भूपेश जी भी गए थे। उस मन से भूपेश जी ने भी यही कहा था। वो बात पता नहीं क्यों नहीं सामने आई। जो शब्द भूपेश जी ने कहे थे वही शब्द मैंने कहे थे। उनने कहा कि कई बार तो हम मांगते हैं उससे ज़्यादा हमको मिल जाता है। ये मोदी जी के मंच पे और गडकरी जी के सामने ये भूपेश जी के शब्द हैं, ऑन रिकॉर्ड है, यही रायपुर में था। तो ये विज्ञापन वाली कहानी होगी। हाँ, वो मैं नहीं जानता। वो कह रहे थे कि रोड में गडकरी जी सब बैठे थे कि कई बार तो हम मांगते हैं उससे ज़्यादा हमको मिलता है। मैं वही मुख्यमंत्री हैं और उनके ही एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो जो उनने कहा था मैंने उसी लाइन पे कहा, बल्कि मैंने तो ये कहा कि मुझे तो भेदभाव नहीं दिखा। मैंने ये नहीं कहा कि ज़्यादा मिलता है। तो वो मीडिया में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग चाहते होंगे कि इसको डाउन करने का मौका मिल गया, अरे मोदी की तारीफ कर दी। अभी आपने भी कहा मोदी की तारीफ कर दी, तो वो डाउन करो इसको, ये कांग्रेसिया मोदी के लिए तारीफ कर रहा है। जबकि मैंने तारीफ नहीं की थी। मुझे लगा मैं एक शिष्ट व्यवहार कर रहा हूँ और प्रदेश के लिए अगर मैं आचरण अच्छा रखूँगा, तो जिसको हम कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के ये फेडरल स्ट्रक्चर में अच्छे तालमेल होने चाहिए। तो गाली दे के तालमेल बनेगा या सामान्य
ऐसा व्यवहार रख के तालमेल बनेगा। हमको तो साथ काम करना है ना, तलवारें निकलने की बात नहीं। जहाँ तलवार निकलनी है वहाँ निकलती है। जब भाषण देने जाते हैं राजनीतिक मंच में, तो यहाँ मोदी जी, हम लोग, आपने कहा कि मोदी जी ने भी कुछ कहा, और उसी टेंट से निकल के उसी रायगढ़ क्षेत्र में जो पॉलिटिकल टेंट में गए तो उनका भाषण सुनिए क्या था। हम लोग सब साथ थे तो उनने क्या बोला, और वहां से निकले मैं तो 50 गज भी नहीं, 25 गज दूर जो दूसरा टेंट लगा हुआ था वहां उनने क्या, तो वो मंच अलग रहते हैं। ये केंद्र और राज्य के बीच के संबंध, केंद्र के प्रधानमंत्री, राज्य के प्रतिनिधि, राज्य के हित के लिए भी आपकी उपस्थिति, तो मैं बहस छेड़ने वाली कि मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। उनका भाषण आया था, एक बार उन्होंने खुद कहा था 75 के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं कि वो भी संन्यास लें? उनने कहा था खुद ही, तो उस पर कायम रहना चाहिए। तो उन्होंने खुद नहीं कहा था, हम लोग भी 75 के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर कहा था तो नहीं, वो भाजपा की तरफ से, आप लोग कांग्रेसी हैं। हाँ, नहीं, जैसे यानी जितने अनुभवी रहते हैं कांग्रेसी उतने ज्यादा बने जाते हैं। कहा था तो बात पे कायम रहना चाहिए। वो क्या कहते, विश्वसनीयता का सवाल ना। मोदी गारंटी मतलब विश्वास। तो जो ये कहेंगे वो करेंगे, तो जो उनने कहा वो करना चाहिए। कौन होगा उत्तराधिकारी? नाम तो बहुत हैं बीजेपी में। अगर देखिए तो सीधे उनकी टीम के हिस्सा अमित शाह हैं। गडकरी जी जो है, जो ऑल इंडिया बीजेपी के रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ से भी कहते हैं। फिर अपने रक्षा मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर हैं। नाम तो और देखिएगा तो अगले जनरेशन के भी और नाम लोग लेते हैं, पर ये तो सीधे 2-3 नाम तो ऐसे ही हैं। कोई योगी नाथ जी का भी नाम लेते हैं, आदित्यनाथ योगी जी का भी नाम आता है। नाम तो बहुत है, और ये तो इतने तक और भी नाम आते हैं जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। एक चीज़, बड़ी जिम्मेदारी और मिल रही है छत्तीसगढ़ में, महामंत्री बनने जा रहे भूपेश बघेल जी। ये चर्चाओं का विषय बना है। ऐसा तो नहीं है, ये चर्चा में है। बात वही रहती है कि पार्टी हम लोग को जो जवाबदारी देती है उसको हम लोग निभाते हैं। लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात, चर्चाओं के अलावा वो मीडिया की जो चर्चा है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। 2.5 साल देखिए कांग्रेस की सरकार चली गई, हम लोग कह रहे हैं कि एक कारण वो भी हो सकता है। अच्छा, जब सत्ता में आते हैं, एक चीज़ हमने देखा है कि कांग्रेस में अगर जब आप लोग सत्ता में आते हैं तो चंद चेहरे वो सत्ता के साथ में आ जाते हैं। जब आप लोग सत्ता के बाहर रहते हैं वो संगठन में आ जाते हैं। तो क्या सिर्फ सीमित लोग हैं कांग्रेसी में कि उनको ही जिम्मेदारी दी जाती है? इस पर गंभीरता से चर्चा, जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, दिल्ली में भी चल रही है, शीर्ष स्तर पे चल रही है। और उदयपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें तो काफ़ी मंथन के बाद प्रस्ताव भी पारित हुआ 50 साल से कम वालों को आधी जगह देने का। तो उसी गतिशीलता को देने के लिए दिक्कत हो जाता है कि जो बने हुए हैं उनको कैसे, जैसा भी आपने कहा मोदी जी 75 साल के बाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो एक तरह से काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब केवल उम्र की घड़ी 75 पहुंचती है तो हट जाना चाहिए क्या? तो उम्र भी हो गया फिर भी रहना है। और भी लोग हैं जिनका उम्र हो गया है लेकिन हैं कांग्रेस में, भाजपा में, तो इनको भी रखना है, नए को भी जगह देना है। नया खून कैसे आएगा? आप मौका नहीं दोगे तो नया खून। यहाँ तो बीजेपी में हम लोगों ने राज्य में देखा कि फर्स्ट टाइमर्स को मंत्री बना दिया। वो भी होना चाहिए कि नहीं वो उनकी बात है, लेकिन एकदम से फर्स्ट टाइमर भी मंत्री के रूप में पा गए। तो यहाँ कांग्रेस को निश्चित रूप से ये देखना चाहिए, और कुछ हद तक अपन होते हुए भी देख रहे हैं कि आप देखिए सचिव जो बना रहे हैं, महामंत्री नहीं, मंत्री के रूप में, संगठन या सचिव कहते हैं कांग्रेस में, सचिव नए बैच को काफ़ी ले रहे हैं। आप देखें अपने यहाँ से, जैसे राजेश तिवारी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें, विकास उपाध्याय, ये जनरेशन नेक्स्ट है।
50 के आसपास ही होंगे या कम होंगे। राजेश का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, विकास तो कम होना चाहिए, अभी यूथ कांग्रेस से आगे गए। ऐसे अनेकों लोगों को सेक्रेटरी के रूप में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी आप देखिए यंग लोगों को मौका दिया है। तो कांग्रेस में ये सोच के चल रहा है, सोच के ये कार्रवाई हो रही है। बल्कि सुझावों में जो आपका शुरू का सवाल था अभी दिल्ली में, तो उन सुझावों में एक सुझाव इस बाबत भी मैंने बात रखी कि यंगर जनरेशन को भी, जैसे आप लोग की मंशा है कि रखना चाहिए, तो कुछ जैसे प्रदेश की कार्यकारिणी में 41 का फिगर है कि 41 सदस्यों को लेना है, तो इसको 61 करिए। 41 में ही अगर यंग लोगों को आधा आपने दे दिया तो बुढ़वा लोग निकल गए, वो बुढ़वा लोग हल्ला करेंगे। उन लोग भी योगदान दे सकते हैं। यानी 50 से ऊपर का मतलब नहीं है 75 से ऊपर। 50 और 75 के अंदर कितने सारे लोग होंगे जो पॉजिटिव योगदान आज दे सकते हैं। तो उसमें ही आपने 40 में से आधे को निकाल दिया, तो वो बाहर हो गए। तो उनको भी मौका लगे जो काम कर सकते हैं, और यंगर को भी मौका आप दीजिए, यंगर बैच को भी एक नीतिगत कि इतनी संख्या तो ये आने ही है, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो फिर वो रास्ता खुलता जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो छत्तीसगढ़ में आज भी चर्चाओं का विषय बना हुआ था, मगर उसमें अभी भी कुछ नहीं हुआ, झीरम घाटी की घटना। यानी कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी आपकी थी। आपने झीरम घाटी जो परिवर्तन यात्रा थी उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में थी। क्या हुआ था और क्या लगता है कि क्या चीज़ कमियां हो गई कि आप लोग सत्ता में रहते हुए भी अभी भी वो लोग नहीं पकड़े हैं जो इसके जो सूत्रधार थे? तो देखिए, सीधे सीधे हत्या की थी। ये नक्सल वारदात सामान्य वाली नहीं थी कि जिसमें नक्सलियों ने एम्बुश किया और वो कर दिया। ये टारगेटेड नंद कुमार पटेल जी के नाम लेके जिन लोगों को बाद में जो नक्सलियों के गिरफ्त में चले गए थे, उनसे नाम ले लेके पूछा कि नंद कुमार पटेल कौन है। उस रात जब हम लोग जगदलपुर में, मैं वहीं था, तो जब घायल लोग आ रहे थे उनसे मैं अस्पताल में मिल रहा था, तो लगभग सब ने ये कहा। एक यूथ का लड़का था, उसने कहा, मेरे से पूछा कि तुम दिनेश पटेल हो क्या। उस लड़के ने भी मेरे को बताया कि मेरे से ये पूछा उन लोगों ने कि तुम, यानी उन लोग पहचान नहीं रहे थे। अगर पहचान रहे होते तो पूछते क्यों। तो वहां नक्सली हमला टारगेटेड नहीं होता है, नाम लेके। तो ये जो हमला था, ये तो मेरी नज़र में, मैंने कई बार बोला है, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ये नक्सली वारदात नहीं थी। ये सीधा सीधा आप वो क्या बोलते हैं, सुपारी किलिंग कहिए या जो भी किलिंग कहिए, उस श्रेणी में ये आता है। ये हत्या का मामला था, सुनियोजित था कि हमको इनको मारना है, और आपने उनको मारा। उसमें जो लोग उस दिन पकड़े गए थे, किसी ने मेरे को ये नहीं कहा, और ये ताज़ा बात है, घटना के 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर में जिससे अस्पताल में मिलता गया, जिनसे एक ने नहीं मुझे कहा कि किसी ने पूछा हो कि महेंद्र कर्मा, किसी ने नहीं कहा कि महेंद्र कर्मा के बारे में उनने पूछा। नाम एक को छोड़े सब ने मेरे को कहा कि नंद कुमार पटेल के संदर्भ में पूछा, और एक लड़के ने कहा कि मुझसे पूछा कि तुम दिनेश हो गए। और आपने कहा कि इसके आप प्रभारी थे यात्रा के, तो यात्रा के संदर्भ में हम लोग सुरक्षा को लेके जहाँ भी जाते थे, पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यक्रम भेज देते थे। तो ये भी कार्यक्रम डीजीपी को भेजा हुआ था, ये भी कार्यक्रम आईजी को भेजा हुआ था। जो समीक्षा हुई उसमें भी ये बात आई, जो कमेटी बनी थी, जुडिशल कमीशन बना था, उसमें भी ये बात आई कि हाँ, हमको जानकारी थी कि ये यात्रा। फिर एक व्यक्ति तैनात सड़क में क्यों नहीं था? ये यात्रा का तीसरा दिन था, बस्तर फेज का तीसरा दिन था। पहले दिन हम लोग बीजापुर तरफ गए, और रास्ते भर में चप्पे चप्पे में बंदूकधारी पुलिस तैनात थी, और दूर में जैसे दिखते हैं कि वो आधा किलोमीटर दूर में कुछ लोग खड़े रहते हैं, यानी पूरा रोड ओपनिंग पार्टी पूरी तैनात थी। हम लोग गए, आराम से वापस आए। दूसरे दिन बस्तर में था, जगदलपुर में और बकावंड में था।
पूरी व्यवस्था, पूरी पुलिस की तैनाती की पूरी व्यवस्था। तीसरे दिन हम लोग झीरम पार करके सुकमा के लिए गए, एक आदमी सड़क पे नहीं, एक पुलिस कर्मी बंदूक लेके। एक जगदलपुर से मैं निकला, जैसे आपने कहा कि कार्यक्रम के आप वो प्रभारी थे तो पहले जाते थे, अगले कार्यक्रम के लिए पहले पहुंचते थे। हमारे अध्यक्ष पहुंचे, नंद कुमार जी पहुंचे, उसके पहले मंच का देख लो, माइक चल रहा है नहीं, मतलब लोग आ गए हैं कि नहीं, जैसा व्यवस्था आदमी करता है। तो हम लोग निकले, सुकमा पहुंचने के पहले रास्ते में जो पुलिस का कैंप था वहां पर कुछ लोग चलते हुए दिखे, बाकी रास्ते में कहीं कोई नहीं, वापसी में रास्ते में कहीं कोई नहीं। तो ये जो घटना है इसमें करवाई गई जिसको कहा जाता है वो घटना वाले में से है। दो हिस्से, एक जिन्होंने हत्या की, दूसरा जिनकी व्यवस्था थी। जिनने गोली चलाई उनने तो बंदूक का इस्तेमाल किया, और जिनको रक्षा करनी थी वो। तो उस संदर्भ में जो हम लोग के आप घोषणा पत्र को देखेंगे तो पहले पेज में ही लिखा था कि हम झीरम घाटी का न्याय दिलाएंगे, और वो एक अफसोस का विषय रह गया। ये तो और बातें हैं कि हम लोग कर्मचारियों का नहीं कर पाए, दूसरी चीज़ नहीं कर पाए, लेकिन ये दिल में एक दर्द रह गया कि नंद कुमार पटेल जी के लिए हम लोग न्याय नहीं करा पाए। जो SIT वगैरह हुआ तो कहीं कोर्ट से रोक लग गया, हमने NIA के पेपर्स मांगे तो उनने देने से मना कर दिया। जितने विघ्न डल सकते थे उतने विघ्न डाले गए। मैं तो खुद कमीशन ने मेरे को बुलाया नहीं था, जबकि जैसा आप कह रहे हैं कि ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि आप प्रभारी थे, तो मेरे को तो बुलावा भेजना था। तो जब बुलावा नहीं आ रहा था तो मैंने कहा ये तो ऐसा मत हो जाए कि ये बात हो कि गए हाजिरी नहीं हुई। तो मैं अपने से गया, जगदलपुर गया, वहाँ पर उपस्थित हुआ, मैंने बयान दिए। यहाँ से हम लोग आ रहे थे, कोई पुलिसकर्मी नहीं था, वापस लौट रहे थे, एक पुलिसकर्मी नहीं था। एक ट्रक खड़ी थी, वो ट्रक जैसे हम लोग पीछे से आ रहे थे वो रोड पे आई, रोकने के लिहाज से नहीं, उसी ट्रक को रोक के फिर फायरिंग हुई थी। इधर से मैं गाड़ी चला रहा था, निकाल के ले गया। रास्ते में एक लेडी बैठी हुई थी, वो JCB से पीछे का पहाड़ को खखोरा हुआ था, उसको साफ़ किया हुआ था। वहाँ लाल साड़ी में लेडी बैठी हुई थी। वहाँ एक पिकअप में से कुछ लोग उतर के जा रहे थे, कुछ आगे बाइक में लाल आँख एकदम और रुमाल बांध के एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था। तो मेरे को देखना है कि उसमें मेरा बयान है कि नहीं और उसके बारे में क्या कोई निष्कर्ष निकाला गया कि नहीं। मैं तो चश्मदीद मैं बयान दे रहा हूँ जो मैंने देखा। और एक व्यक्ति तैनात नहीं था, और ने बोला कि नहीं बोला, मैंने तो बोला। तो उस पर कमीशन ने क्या संज्ञान लेके क्या एक्शन के लिए लिखा। आपके पास पुलिस फोर्स नहीं था उस दिन, तो हमको जाने कैसे दिया? हमको रोकना था ना। आपको तो मालूम था कि वो इंडियन एक्सप्रेस या कौन से अखबार में छपा था कि 26 इनपुट्स 27 इनपुट्स दिए गए थे कि हाँ नक्सली घूम रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी भी करने का मन है, मगर समय को देखते हुए फ़िलहाल मैं इजाज़त लेता हूँ। बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।